हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय सेल्फ डॉक्टर विकास विजय एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल अकाउंट्स गुरु। तो आज ये वीडियो है क्लास 12th प्रोजेक्ट वर्क पे, जो कि मेरे प्यारे टीचर्स, मेंटर्स, कोलीग्स एंड इवन कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर इस सेशन में, क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 कर दिया है सीबीएसई ने, तो थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए कि कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं और टर्म 1 में कितना कंप्लीट करना है, टर्म 2 में कितना। बिकॉज अभी तक जब से हमने सीबीएसई के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए थे 2003 में, वहां से लेके 2019-20 तक हर एक क्लास के 12th के स्टूडेंट्स को 1 कॉम्प्रिहेंसिव और 2 स्पेसिफिक बनाने होते थे। लास्ट ईयर 2021 के अंदर सीबीएसई ने ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन एक रिलैक्सेशन दिया बच्चों को, क्लास 12th के कॉमर्स को, और वहां सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाने को बोला गया। सेम इस साल भी उसको कंटिन्यू करते हुए और रिलैक्स कर दिया गया है कि उसको 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। टर्म 1 में आप हाफ सिलेबस बना सकते हैं, यानी हाफ प्रोजेक्ट बना सकते हैं, दैट विल कैरी 2 मार्क्स, और बाकी का हाफ और टर्म 2 वो भी 2 मार्क्स का, यानी कुल मिला के 4 मार्क्स की आपकी प्रोजेक्ट फाइल। 12 मार्क्स का जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है, उसमें भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूंगा। 6 मार्क्स आप लेंगे टर्म 1 में ऑन द बेस ऑफ रेशियो एनालिसिस, और टर्म 2 के अंदर 6 मार्क का आपका कंपैरेटिव और कैश फ्लो के बेस पे। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि कौन सा प्रोजेक्ट आपको बनाना है वो एक प्रोजेक्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑन द बेस ऑफ रेशियो एनालिसिस, जो हमारे लास्ट ईयर स्टूडेंट ने बनाया है। उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोजेक्ट का एक लिंक दे दूंगा, जहां से आप हेल्प ले सकते हैं और प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो एंड तक बनिए रहेगा और स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का ये वीडियो, और टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट वर्क इन अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th। सबसे पहले बताना चाहूंगा यहां पर कि सीबीएसई ने इस टर्म 1 में प्रोजेक्ट वर्क में पहले थ्योरी को ज़्यादा एम्फेसिस दिया है, यानी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट नहीं, थ्योरी पोर्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। यानी 2 मार्क्स की जो फाइल है उसमें मोर ऑफ थ्योरी रहेगा, लेस ऑफ प्रैक्टिकल। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऑलरेडी रेशियो चैप्टर पूरा कर चुके हैं, क्योंकि ये टर्म 1 में है, तो वो पूरा प्रोजेक्ट भी एक साथ बना सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आधा अभी और आधा बाद में बनाएं, तो एक ही बार में खत्म कर दीजिए। बिकॉज टर्म 2 के अंदर हो सकता है टाइम पीरियड थोड़ा कम मिले, तो अभी आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे इसको बना के। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टूडेंट्स वुड प्रिपेयर ओनली 1 प्रोजेक्ट इन द एंटायर एकेडमिक सेशन विच इज डिवाइडेड इन 2 टर्म्स, दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2। ये बात सीबीएसई ने कही है। डिटेल गाइडलाइंस फॉर द प्रोजेक्ट आर एस फॉलोज। सबसे पहले 1 स्पेसिफिक, यानी अब कॉम्प्रिहेंसिव की बात ही है, जहां पर आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, वो क्लास 11th की बात थी, वो हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको बनाना है स्पेसिफिक, जहां पर कि आपको कवर करना है कंपनी की प्रोफाइल। ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि जब आप किसी भी कंपनी के बारे में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसकी प्रोफाइल को जरूर लिखिएगा। जैसे अगर आप आईटीसी कंपनी ले रहे हैं, डावर ले रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री ले रहे हैं, कोई भी XYZ, उस कंपनी के स्टार्टिंग में पेजेस में आप उस कंपनी के बारे में प्रोफाइल लिखिए। बिकॉज ये सीबीएसई की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है किसी का मानना हो कि नहीं सर थ्योरी इतनी नहीं है, हमें तो सिर्फ प्रैक्टिकल दिखाना है। मेरा ये मानना है कि जो सीबीएसई कह रही है पहले हम उस पर फोकस करेंगे, यानी कंपनी की प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आफ्टर द कंपनी प्रोफाइल आपने असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप असेस करते हैं, जो टूल्स लगाते हैं, चाहे वो रेशियो एनालिसिस हो, चाहे वो कंपैरेटिव हो, उनके बारे में भी 1-1, 2-2 लाइन आप थ्योरी में बताइएगा। उसके बाद स्पेसिफिक रिपोर्ट एनालिसिस, जैसे आप कैश फ्लो के बारे में या कंपैरेटिव के बाद में अपनी जो डिटेल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, वो भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कीजिएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज फॉर द फॉलोइंग रीजन। इसमें 4 पॉइंट है, जिसकी वजह से चारों पॉइंट आपने कवर करने हैं, यानी ये ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रोजेक्ट वर्क को बनाने का। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टूडेंट्स आर एबल टू स्टेट द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यानी जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, सीधा चैप्टर नंबर 2 की बात हो रही है, उस चैप्टर 2 को अच्छे से बच्चे को समझ आना चाहिए। बिकॉज वहां तो हमने थ्योरी पढ़ ली, क्योंकि अब तो MCQ आने, 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए एनालिसिस के, बोलेंगे कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, 4 एडवांटेज, 4 लिमिटेशन दे दिए, और पूछेंगे इन चारों में से कौन सा एडवांटेज है या लिमिटेशन नहीं है। वो तो हो गया थियोरेटिकल। बट इस प्रोजेक्ट वर्क से बच्चे को प्रैक्टिकल आएगा समझ में, और आप वाइवा में भी ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर टर्म 1 के अंदर थ्योरी को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया, तो चैप्टर नंबर 2 के बारे में बच्चे को समझ आए प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट। देन second objective, study the proper use of different tools of financial statement analysis like comparative, ratios and cash flow। यानी आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, इन तीनों चैप्टर्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए वो टूल्स आप इस प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। यानी जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेंगे, तो वहाँ रेशियोज निकालने को दे सकते हैं बच्चे को, या फिर आप 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस देख के कंपैरेटिव एनालिसिस करा सकते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की तरह, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़, या फिर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट ले लीजिए पूरा। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा
स्टूडेंट्स आपके लिए नहीं, हम टीचर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है अगर कंपनी की बैलेंस शीट दे दी जाए और हमसे बोला जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज इतनी सारी उसमें टर्मिनोलॉजी होती है जो हमारे भी बियॉन्ड लेवल की होती है। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना नहीं है, उसको एनालाइज करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो या आउटफ्लो है प्लस या माइनस, उसके पीछे क्या रीजन है वो रीजन आपसे पूछ सकते हैं। इन्वेस्टिंग अगर प्लस में है या माइनस में है, कौन सा बेटर है कंपनी के लिए। और फाइनेंसिंग जो प्लस में आ रहा है, जो फाइनेंस में पैसा बोरो किया है, वो हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया। इस तरह का आपको एनालिटिकल प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर आप 4 में से 4 लेके आए और टेक्निकल ज़्यादा ना रहे, सिंपल साइड पे रहे। बहुत ज़्यादा हाई फाई प्रोजेक्ट नहीं उम्मीद करते क्लास 12 के स्टूडेंट से। तो यह है ऑब्जेक्टिव नंबर 2। ऑब्जेक्टिव नंबर 3, केपेबल टू क्रिएट कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज। तो कॉमन साइज और कंपैरेटिव आप बना सकते हैं। कई पहले से हमने सेगमेंट रिपोर्ट्स पे बनाए हैं, तो यस यू कैन मेक, बिकॉज सेगमेंट के अंदर भी कंपैरेटिव आ जाता है। तो आप चाहे सेगमेंट पे बनाइए, आप चाहे रेशियो पे बनाइए, आप चाहे कैश फ्लो के एनालिसिस पे बनाइए, बट बनाइएगा सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट। प्लीज़ आप मिक्स मत करना। किसी की ये भी क्वेरी आई है, सर मैंने बच्चों को रेशियोज तो निकलवा लिए, क्या मैं उस कंपनी का कैश फ्लो एनालिसिस करूँ। सीबीएसई नहीं चाहता, बट यस अगर आप करना चाहते हैं तो उसको 1 पेज में कर सकते हैं, ताकि एक्सटर्नल एग्जामिनर अगर आता है तो ही शुड फील हैप्पी कि बच्चों ने मेहनत की है। 4th ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ रेशियोज। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉर्मली हम ये देखते हैं बच्चे रेशियोज के फॉर्मूले तो रट लेते हैं, बट जहां तक उनकी ऑब्जेक्टिव की बात है, जहां उनकी लिमिटेशंस की बात है, एडवांटेजेस की बात है, वो बच्चों को नहीं पता होती। तो आप पूछ सकते हैं कि हाई टर्नओवर रेशियो, जो हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। हाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो का डेट कलेक्शन पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप इंकॉर्पोरेट करते हैं तो बिल्कुल नया होगा, फ्रेश होगा, और एग्जामिनर बहुत खुश होगा कि आपने जेन्युइनली बनाया है, कहीं से कॉपी नहीं किया। तो ये है 4 ऑब्जेक्टिव क्लास 12 के प्रोजेक्ट्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ब्रेकअप मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जो हमारा 20 मार्क्स का, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, बिकॉज हमारा 80 मार्क्स का बोर्ड में पेपर होने वाला है, 40 का टर्म 1 में और 40 का टर्म 2 में। जो 40 का टर्म 1 में होने वाला है वो OMR शीट्स के थ्रू होगा, यानी आपको MCQ, केस बेस, एसर्शन, रीजन बेस, ये मिक्स क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे, जिसमें आपको फिल करके सबमिट करनी है OMR शीट। हो सकता है ऑनलाइन हो जाए अगर सिचुएशन खराब हो। सब्जेक्टिव पेपर होगा टर्म 2 के अंदर, अगर हालात सब कुछ ठीक रहते हैं। तो वो तो है 80 मार्क्स की बात करते हैं 20 मार्क्स में क्या क्या आपको करना है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 20 मार्क्स में से सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो रिटन पेपर होता था अभी तक वो 12 मार्क्स का होता था, दैट वी हैव डिवाइडेड इन 2 टर्म्स, यानी टर्म 1 में 6 मार्क्स और लिखा हुआ रिटन टेस्ट बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट अकाउंटिंग रेशियोज, यानी सिर्फ और सिर्फ रेशियोज के बेस पे ही आप क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके अलावा 6 मार्क में आप कोई और चैप्टर कवर नहीं कर सकते। ये ब्लैक एंड व्हाइट में सीबीएसई ने कहा है। सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे ध्यान से सुनिए, आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, यानी अगर 80 मार्क्स में रेशियो का चैप्टर आ रहा है, यानी 40 मार्क्स टर्म, क्योंकि रेशियो एनालिसिस टर्म 1 का पार्ट है, तो मान लीजिए अगर वहाँ 4 मार्क का हम दे रहे हैं तो 6 मार्क का ये है, रेशियो एनालिसिस का चैप्टर 10 मार्क्स का बन गया आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 मार्क का रिटन पेपर होगा रेशियो से। प्रैक्टिकल फाइल के 2 मार्क्स हैं, मोर ऑफ थियोरटिकल रहेगा। एंड देन वाइवा, वो भी आप रेशियोज के अंदर से ही क्वेश्चन पूछेंगे। वाई? बिकॉज जैसा आपने प्रोजेक्ट बनाया है वैसा ही आपको रेशियो के क्वेश्चन हम वाइवा में पूछ सकते हैं। ये नहीं कि हम पार्टनरशिप, एडमिशन पूछे, फंडामेंटल पूछे, बिल्कुल भी ये अवॉइड करना है। रिस्पेक्टिव जितने भी रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं। टर्म 2 के अंदर रिटन टेस्ट रहेगा बेस्ड ऑन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज, और इसके मैंने क्वेश्चंस आपको बना रखे हैं पेपर, अभी मैं डिस्कस करूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आप वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। देन प्रैक्टिकल फाइल अगेन 2 मार्क्स की, और वाइवा रहेगा सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट से, कंपैरेटिव से, कॉमन साइज से और कैश फ्लो से। वाइवा में पूछ सकते हैं कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में आप किसको बेस मानते हैं, टोटल ऑफ द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को या टोटल ऑफ द एसेट्स को। कंपैरेटिव के अंदर कैसे आप एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं, परसेंटेज चेंज, दिस टाइप ऑफ वाइवा क्वेश्चंस। कैश फ्लो में आप पूछ सकते हैं कोई भी 2 ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता दीजिए, 2 इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, या बताइए कैश फ्लो नेगेटिव होने का मतलब क्या है, या बता दीजिए ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग हो। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और जो वाइवा क्वेश्चंस हैं मैंने करीब 51 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन वाइवा के बनाए हैं। उन्हीं में से हर साल हम लोग सारे कोलीग्स, फ्रेंड्स, मेंटर्स पूछते हैं स्कूल आके, वो भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आप उसकी तैयारी अच्छे से कर लें और प्रैक्टिकल में आप 20 में से 20 लेके आएँ। तो ये तो है हमारा सारा प्रैक्टिकल वर्क जो आपने कहा। अब रिटन पेपर की बारी आती है। रिटन पेपर में साफ साफ सीबीएसई ने एक बात कही है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आना चाहिए जो 80 मार्क्स में मेन पेपर में आता हो। अब तो वैसे ही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अब तो MCQ हो गया टर्म 1, और टर्म 2 वैसे भी
अभी पता नहीं कैसे होने वाला है। तो अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस तरह के होने चाहिए जो एप्लीकेशन बेस हो, जहां पे एनालिटिकल टूल्स लग रहे हो। तो इस तरह का क्वेश्चन है ये आपके सामने स्क्रीन पे। मैंने यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू और टैक्स का रेट दे दिया 2 सालों का, और बोला कि यहां पर आप जज कीजिए आरओआई और इसकी एफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कुछ लिखिए। तो 2 सालों के बीच में रेशो निकालेंगे आप, जितने भी रेशो निकल सकते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड वो रेशो निकाल के, चाहे आपको लगता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, नेट प्रॉफिट रेशियो हो, वो निकाल के 2 सालों के बीच में कंपैरिजन करके देन आपको लास्ट में कंक्लूजन या रिपोर्ट लिखनी है। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। देन ये सारे सैंपल क्वेश्चंस हैं। एक ये क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल है। 2003 के अंदर जब मैंने बनाए क्वेश्चन सीबीएसई के लिए, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनाए जो आगे जाके बहुत फेमस हो गए। उनमें से एक ये भी क्वेश्चन था जहां पर हमने डेट कलेक्शन पीरियड निकालने को दे दिया कंपनीज का, चाहे वो 2 कंपनी हो या सेम कंपनी हो 2 इयर्स के अंदर। वहां हमने कंपेयर किया उनके स्टैंडर्ड के साथ, उस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के साथ, कि अगर एक कंपनी है जिसका स्टैंडर्ड रेशियो है 45 डेज, दूसरे का है 80 डेज, अब उनका जो एक्चुअल डेट कलेक्शन पीरियड है क्या वो इस टाइम पीरियड के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो निकाल के आपको कंपेयर करना है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, रिटर्न एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स आएंगे। और टीचर्स के लिए ये सैंपल क्वेश्चंस है कि 2 पर्सन है जिन्होंने कुछ अमाउंट विन किया, उससे उन्होंने कोई एसेट्स परचेज किए और बाद में उसको हाई प्राइस पे बेच दिया, तो किसने ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज कमाया वो बताइए, बिकॉज रेशियो इज ऑल्सो अ परसेंटेज। इस तरह के क्वेश्चन, तो ये सैंपल क्वेश्चन है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन रहा मेरा जब मैंने इनिशियल ईयर्स में बनाया, और उसके बाद तो ये हर जगह आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। ये क्वेश्चन क्या है कि एक जो फाइनेंशियल ऑफिसर है कंपनी का, वही कहता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरी वजह से कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप मेरी सैलरी, मेरे पर्क्स को बढ़ाइए। तो कंपनी क्या करती है, एक्चुअल में रिजल्ट कंपेयर करती है कि क्या उसने वाकई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया है, एनहांस किया है। उसके लिए करंट रेशियो, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, जितने भी रेशियो निकल सकते हैं 2 इयर्स के निकाल के, फिर उसकी बात को सहमत कीजिए या बोलिए नहीं आप गलत करें, आपका तो करंट रेशियो आइडियल से कम हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो डाउन चला गया। इसके बारे में ऐसा एक्चुअल क्वेश्चन दे सकते हैं जहां पर कि आपको रेशियोज निकाल के अपना आंसर लिखना है। तो ये हैं सारे क्वेश्चंस जो आपके साथ शेयर। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं एक एक्चुअल प्रोजेक्ट जो कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, रेशियो एनालिसिस पे है और 4 में से 4 मार्क्स के लायक है। अगर आप ये ऐसा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल रहेगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो तारीफ करेगा कि आपने बहुत मेहनत से बनाया है। तो चलिए देखते हैं। ये है एक बच्चे ने बनाया है, हमारे ईशा सेठ फ्रॉम DPS अमृतसर। बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहे, और जो रिजल्ट रहा बहुत ही फैबुलस रहा इस सेशन में। तो देखते हैं क्या प्रोजेक्ट था उनका। सबसे पहले आपने एक्नॉलेजमेंट लिखनी है अपने टीचर्स, स्कूल टीचर्स के बारे में कि उन्होंने आपकी हेल्प करी। सर्टिफिकेट है कि जो आपने उसमें मेंशन करना पड़ता है कि ये आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और जो टीचर्स है वो ये कहते हैं कि इसने पूरी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ बनाया है। ये एक सर्टिफिकेट टीचर्स साइन करके देंगे। उसके बाद इंडेक्स, कौन कौन से पेजेस पे आपने क्या क्या कंटेंट मेंशन किया है ये लिखना है। और जैसा सीबीएसई चाहती है कि अगर आपने कंपनी ली है आईटीसी, रिलायंस, डाबर, बजाज, कोई भी, उस कंपनी के प्रोफाइल को स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस डिवोट करने। दोबारा सुन लीजिए, अगर आप प्रोजेक्ट किसी कंपनी के बारे में बना रहे हैं तो उसकी प्रोफाइल पहले मेंशन करना कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, उस कंपनी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ले लिए, लाइक सेवलॉन, फियामा और बहुत सारे प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है, विवल, बॉडी सोप्स, ये सारे। तो अब इसके बारे में फिर लिखा कि जो कंपनी एस्टैब्लिश हुई 1910 में, इट इज़ बाद में डाइवर्सिफाई किया इसने। स्टार्टिंग में जो था पूरा 6 डिकेड्स तक सिगरेट, टोबैको या जो उसमें जो मेन स्मोकिंग वाला जो बिजनेस था उसमें काफ़ी फोकस किया। उसके बाद डाइवर्सिफाई किया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि कंपनी का नाम था इंडियन टोबैको कंपनी, बट उसके बाद देखिए उन्होंने बिंगो, सनफीस, तो यहाँ लिखा है फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द कंपनीज एग्जिस्टेंस वर प्राइमरली डिवोटेड टू द ग्रोथ एंड कंसोलिडेशन ऑफ द सिगरेट एंड लीफ टोबैको बिजनेस. Packaging house was also set up in this era. Today it is the India's most sophisticated house in packaging business. फिर उसके बाद उन्होंने लिखा मल्टीपल इंटरनल कॉम्पिटेंसीज करी और उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए. तो ये कितनी ब्यूटीफुल एक प्रोफाइल, जैसे अगर आप अपनी प्रोफाइल बिल्डअप कर रहे हैं तो क्या क्या आपने किया है, क्या आपकी अचीवमेंट्स लिखना चाहेंगे, वैसे इस कंपनी के बारे में डिटेल में आपको मेंशन करना है. सो आई होप ये आपको क्लैरिटी मिल गई है. उसके बाद देन सेगमेंट, अब आप लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड कंपनी की बैलेंस शीट, बिकॉज इन दो से आप निकालने वाले हैं रेशियो.
और चारों जो हेडिंग है आपके रेशियो के 4 हेड होते हैं, आपके शॉर्ट टर्म सोलेंसी, लॉन्ग टर्म सोलेंसी, टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, वो सारे के सारे इन 2 स्टेटमेंट्स पे आप बनाएंगे। तो कंपनी के स्टेटमेंट्स आप पेश कर देना, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में आपने कुछ पॉइंट्स लिखना है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एडवांटेज यानी चैप्टर नंबर 2 जो हमने आपको इनिशियली बताया, सीबीएसई ने कहा है, उसके बारे में इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, हेल्प टू असेस फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब आपको उसके एडवांटेजेस लिखने हैं। देन चारों हेडिंग जो रेशियोज के हेड होते हैं हमारे, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, एक्टिविटी रेशियो, फिर रेशियो एनालिसिस के बारे में, क्योंकि आप रेशियो पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो रेशियो एनालिसिस के बारे में लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे, इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस, उसके एडवांटेजेस, क्या क्या फायदे होते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा, एसेसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और ये सब एडवांटेज लिखने के बाद अब स्टार्ट करेंगे आप रेशियोज, और यहां से आपका एक्चुअल डेटा आपने एक्सट्रैक्ट करना है जो आपने पेस्ट किया है कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का एसओपीएल। यहां से आपने लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो निकाल सकते हैं, और करंट रेशियो निकालने के बाद क्योंकि 2 ईयर्स की बैलेंस शीट होगी, पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर, उन दोनों के बीच में आपने कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाना कि पहले 3.07 था, अब 4.01 है। तो आपने ट्रेंड एनालिसिस, यानी ये है आपकी रिपोर्टिंग, जो सीबीएसई ने बात करी है, रिपोर्टिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि आप सिर्फ फिगर निकाल के ना छोड़ दीजिए, उसके बारे में लिखिए क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पॉजिटिव ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ ईयर्स, करंट रेशियो इज मोर देन 2:1 which implies that ITC is adequately liquid and is able to meet its current obligations। साफ साफ जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो हमें प्रैक्टिकल इस प्रोजेक्ट में रिफ्लेक्ट भी करना है कि यस, इस कंपनी के बारे में आइडियल रेशियो ये होता है और एक्चुअल रेशियो ये है। देन सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो निकालने के बाद 1.8, 1.7, तो नियर अबाउट ये आइडियल की तरफ जा रहा है 2:1, तो सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है, वही नीचे ट्रेंड और एनालिसिस में लिखना है। देन टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो दोनों ईयर का निकालने के बाद, उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो, और प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में उसके बारे में लिखना है, एंड देन द रेशियो बॉक्स में अलग से हाईलाइट करके एक्चुअल रेशियो कितना है, एंड उसके बाद ट्रेंड एंड एनालिसिस। ब्यूटीफुली प्रोजेक्ट बनेगा बिना किसी स्ट्रेस के आपका, और बहुत कम टाइम में। उसके बाद आपकी सेकेंड हेडिंग आ गई एक्टिविटी रेशियो, और एक्टिविटी में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आप सब जानते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कंज्यूम होता है प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, तो ये तीनों चीज ऐड करके प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसमें रेवेन्यू ले लेंगे और वर्किंग कैपिटल आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सेम वे आपको प्रोप्राइटरी रेशियो में टोटल एसेट्स भी आपको बैलेंस शीट से ही मिल जाएगा। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसके लिए आपको एसओपीएल पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड आरओआई। तो इन सब के लिए आपको एसओपीएल से ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाएगा, उसके बारे में लिखेंगे। एंड देन एक्चुअल रेशियो 37.05 एंड 37 नियर बिल्कुल वही है। देन आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी का 57% है, उसके बारे में आप लिखेंगे सेटिस्फैक्ट्री है। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अगेन दोनों ईयर का निकाल के बताना है कि सेटिस्फैक्ट्री है। नेट प्रॉफिट रेशियो, एंड देन कंक्लूजन में आप लिखेंगे पूरे जो आपने चारों हेडिंग निकाले हैं, उसके बाद आपका क्या मानना है इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, क्या आपके व्यूज हैं वो सब आपको मेंशन करना है। तो एग्जॉस्टिव रेशियो एनालिसिस ऑफ द कंपनी आईटीसी रिवील्स दैट दिस कंपनी हैज अ ग्रेट एफिशिएंसी एंड सॉल्वेंसी। द लिक्विडिटी रेशियोज रिवील दैट द आईटीसी हैज अ वेरी गुड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। द एक्टिविटी रेशियोज रिवील दैट द ओवरऑल फाइनेंशियल ऑपरेशनल कैपेसिटी एंड द वर्किंग इज अप टू द मार्क। द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज डिपिक्ट दैट द कंपनी इज एक्चुअली मेकिंग ग्रेट प्रॉफिट्स एंड आउट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड. All in all, we can conclude that ITC has a quite favorable financial position and an excellent financial performance over the years. ITC has established itself as the epitome of the various business segment. तो let me tell you, बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट मुझे लगा, 4 में से 4, और आप अपने अपने ढंग से अपने अपने स्किल को यूज़ करके बेटर बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं. एंड देन लास्ट में बिब्लियोग्राफी, यानी कहाँ कहाँ से आपने इस इन्फॉर्मेशन को लिया है, कहाँ से आपने डाउनलोड किया स्टेटमेंट्स, और क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए. तो आई होप इसके बाद आप कह सकते हैं कि यस, अब हमारा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट है, और जो हम चाहते थे, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जहां जहां आपको प्रॉब्लम आएगी वहां अकाउंट्स गुरु आपके साथ है. तो यहां अभी हमें रुकना नहीं है, अभी हमें रीजन एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एमसीक्यू, और इन सब के लिए आप जानते हैं हमारे वेरियस प्रोग्राम चल रहे हैं. जैसे संडे हमारा चलता है डीपीपी, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर्स, बहुत 11th और 12th के लिए ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज़ के लिए. उसके लिए आपने डाउनलोड करना है हमारा ऐप अकाउंट्स गुरु. जब आप डाउनलोड कर लेंगे अकाउंट्स गुरु, और अगर आप एंड्रॉयड वाले हैं तो वहाँ पर आपको डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं करना, बट जो iOS यूज़र हैं आईफोन वाले, उनसे ORG कोड मांगेगा, और वो है LXMWR.
ये आपको वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने रिस्पेक्टिव बैचेस में हम आपको डाल देंगे। हर संडे मॉर्निंग में आपको टेस्ट देना है और आपकी परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाएगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल अकाउंट्स गुरु उसको सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज बहुत सारी रिलेटेड अपडेट जो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड है, सीबीएसई की एकेडमिक नॉन एकेडमिक, वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं हम लोग। जो आज मैंने डिस्कस किया ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा लग रहा है हमारा एफर्ट और क्या आप चाहते हैं आने वाले टाइम में हम आपके साथ लेके आएँ। डू शेयर। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अकाउंट्स गुरु, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं आगे और भी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा और जैसा मैंने बताया प्रोजेक्ट वर्क अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। और जितने मेरे कुलीग रिस्पेक्टिव टीचर्स मेंटर्स हैं, बताइए कैसा लगा, बिकॉज काफ़ी सारी आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, उसी के बेस पे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो चलिए मिलते हैं। 11th का प्रोजेक्ट सेम रहेगा जैसे लास्ट ईयर था, जो आप जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते थे, और फिर फाइनल अकाउंट्स, उसको भी आप 2 टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, टर्म 1 टर्म 2 के अंदर अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।